हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं स्नेहा सिंगाठिया और आज हम आपकी SST की जो बुक है, सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है, उसका जो लोकतांत्रिक राजनीति विज्ञान जो पाठ्य पुस्तक है, तो उसका अध्याय नंबर 2 हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिसका नाम है संघवाद। लोकतांत्रिक राजनीति जो आपकी बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 संघवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परिचय। पिछले अध्याय में हमने गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप पर विचार करेंगे। इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। इससे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना और चलना संभव हो पाता है। अध्याय के शेष हिस्से में भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश की गई है और संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा के बाद इस अध्याय में संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियों और राजनीति का विश्लेषण किया गया है या किया जाएगा हमारे द्वारा। चलिए, अध्याय के आखिर में हम भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तर यानी स्थानीय शासन की चर्चा भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संघवाद क्या है? आइए इस बार फिर पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। हमने वहाँ पर बेल्जियम और श्रीलंका में डिफरेंस पढ़ा था कि कैसे उन्होंने जो है आज़ादी के बाद अपने क्षेत्रीय जो उनके विविधता थी उससे उन्होंने निपटा। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए। बेल्जियम में उससे पहले से भी प्रांतीय सरकारें थीं, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे। इनमें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। सन 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रही। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। श्रीलंका ने व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उनके विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की राज्य सरकारें होती है, यानी कि जो सत्ता के दैनंदिन कामकाज को देखती है। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती है। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन से ठीक उलट है। एकात्मक शासन में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती है। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं। आइए संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करें। यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। कहाँ पर? संघीय पर। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। दोनों बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का भी अधिकार है। विभिन्न प्रकार की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं: देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था जो है वो संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं।
विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए। इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। यह बात इस चीज़ पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर देखिएगा, संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती है। पहला तरीका देखिए हम यहाँ पर है, पहला तरीका है दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ रखते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र के बरकस ज़्यादा ताकतवर होते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। भारत और बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं। इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बरकस केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर हुआ करती है। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं और विशेष स्थिति में किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। अब बात करते हैं हम भारत में संघीय व्यवस्था। हमने पहले देखा है कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। सोचिए कि भारत जैसा विशाल मुल्क जिसमें यह काम कितना मुश्किल होगा, जहाँ बहुत सी भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है? आइए संविधान से ही शुरुआत करें। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया और इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। आइए हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया है उन्हें फिर से देख लें। हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती हैं। संविधान के मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। संघ सरकार या हम जिसे केंद्र सरकार कहते हैं और राज्य सरकारें केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये 3 सूचियाँ इस प्रकार है। एक तो संघ सूची है। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की ज़रूरत है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे वे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों को ही है, लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। यहाँ एक सवाल यह उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते उनका क्या होगा? फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में रहें? क्योंकि ये संविधान बनने के बाद आए हैं। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते।
भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। अपने विशिष्ट सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों, जैसे अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। ये विशेष शक्तियाँ स्वदेशी लोगों, उनके संस्कृति और सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार के भूमि अधिकारों के संरक्षण के संबंधों में स्पष्ट रूप से उपयोगी है। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन पाते। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। चंडीगढ़ और या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं है। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है और फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि संघीय व्यवस्था जो है वो चलती कैसे है। तो संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों पर होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा यह हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिससे पता चलता है कि यह काम किस तरह हो पाया। बात करते हैं भाषाई राज्य। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। भारत में सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। उस वक्त से लेकर सन 2019 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलावों को देखकर एक बारगी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अनेक पुराने प्रांत जो है वो गायब हो गए, कई नए प्रांत बनाए गए, कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल गए। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जनजातियों जातीयताओं यानी एथनिसिटी के विभिन्नता को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। इसमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था, पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया। बात करते हैं भाषा नीति। भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है, इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय भी किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकते हैं, बशर्ते उम्मीदवार इनको विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया और संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की
कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए, तो तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप भी ले लिया था। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों के प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई भी भाषा या कोई और भाषा बोलते हों। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया है, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए। अब बात करते हैं केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रही, तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। 1990 के बाद में यह स्थिति काफ़ी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। चूंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है। चलिए आगे देखते हैं भारत की भाषाई विविधता के बारे में। यहाँ पर कुछ आंकड़े जो हैं वो दिए गए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। चलिए और यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया में 1 नवंबर 2006 को एक आलेख छपा था। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को आज से ठीक 50 साल पहले 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। अपने दौर में और अपने तरीके से इसने राष्ट्र के राजनीतिक और संस्थागत जीवन को एकदम बदल दिया था। गांधी जी और अन्य नेताओं ने अपने अनुयायियों से वादा किया था कि जब मुल्क आज़ाद होगा तो इस नए देश के नए प्रांत बनेंगे और भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया जाएगा। पर जब 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ तो इसका बंटवारा भी हो गया। विभाजन धार्मिक आस्था से पुरातन जुड़ाव का परिणाम था। पुरातनी आस्था की एक ऐसी ही चीज़ भाषा, इसके आधार पर अब कितने विभाजन होंगे? नेहरू, पटेल और राजा जी के मन में यह सवाल कौंध रहा था। बहरहाल भारत की एकता को कमज़ोर करने की जगह भाषा के आधार पर गठित राज्यों ने इसकी एकता को मजबूत करने में मदद की है। एक व्यक्ति कन्नड़ और भारतीय या बंगाली और भारतीय अथवा तमिल और भारतीय या गुजराती और भारतीय जैसी दो पहचानों के साथ आसानी से जीता है। ये विवाद सुखद तो नहीं, लेकिन उतने बुरे भी नहीं कहे जा सके। भाषावार राज्यों के गठन ने भारत को एक भयावह स्थिति से बचा लिया। अगर तेलुगु, मराठी वगैरह बोलने वालों की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया होता तो यहाँ की स्थिति कुछ और भी होती। अब बात करते हैं भारत के विकेंद्रीकरण की। हमने अभी पढ़ा कि संघीय सरकारें 2 या अधिक स्तरों वाली होती हैं। हमने अपने देश में 2 स्तरों वाली सरकार की चर्चा की है, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है। लगभग महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की ज़रूरत है। भारत के संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की ज़रूरत है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो और यह प्रांतीय सरकार के स्तर के नीचे हो। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया।
इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया, जिसमें तीसरे स्तर की सरकार को स्थानीय शासन कहा जाता है। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा खर्च कहाँ किया जाए और चीज़ों को अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। इसलिए इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। विकेंद्रीकरण की ज़रूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई। इसके बाद से गांव और शहर के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें हुई हैं। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई, पर इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इनके पास न तो अपना कोई अधिकार था न संसाधन। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ था। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। अब स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। निर्वाचित स्वशासन निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासन निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। गांवों के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों में चुने जाते हैं। इन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं और यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। ग्राम के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है और इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी जिले के भी सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले के लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद, विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। शहरों में नगर पालिका होती है। बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। स्थानीय सरकारों की यह नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यह संख्या ही अपने आप में दुनिया की कई देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई है। इसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को मजबूत किया है। बहरहाल इन सब के बावजूद अभी भी अनेक परेशानियां कायम हैं। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह से इनमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को अपर्याप्त अधिकार दिए हैं, यानी कि पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं। इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से काफ़ी दूर हैं। तो चलिए, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं जो कि हम PDF के माध्यम से देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए कर लेते हैं इसके प्रश्नोत्तर। याद रखने योग्य सबसे पहले कुछ बातें दी गई हैं जो कि हमें याद रखनी है।
कि संघीय व्यवस्था में दो या दो से अधिक प्रकार की सरकारें होती हैं जो एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। अगला प्रश्न देखिए, संघीय व्यवस्था में प्रत्येक सरकार के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का स्पष्ट वर्णन संविधान में किया गया है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, ऐसे बदलाव दोनों स्तरों की सरकारों द्वारा ही होते हैं। अदालतों को संविधान और दोनों स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। संघीय शासन व्यवस्था का कार्य देश की एकता और सुरक्षा को बढ़ावा देना तथा क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान करना होता है। भारत में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है। भारत, बेल्जियम और स्पेन में राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है। भारतीय संविधान में हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। विषयों की वह सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है संघ सूची कहलाती है। संघ सूची में 97 विषय रखे गए हैं। बात करते हैं बहुविकल्पीय उत्तरीय प्रश्न की, तो भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है? 40%। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? तो 22 भाषाओं को। एक ऐसी सरकार जो एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक साथ मिलकर बनाई जाती है उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। भारत में किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? जम्मू कश्मीर को। खैर अभी तो कुछ प्रावधान बदल गए हैं लेकिन ये पुराना आंकड़ा है, चलिए कोई बात नहीं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो न्यायपालिका करती है। स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती हैं क्या कहलाती हैं? नगरपालिका और नगर निगम। निम्न में से कौन सा विषय केंद्र सूची में शामिल नहीं है? तो कानून और सुरक्षा। केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा कितनी सूचियों में किया गया है? तो 3 सूचियों में किया गया है। कौन सा? राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया था? तो ये 1 नवंबर 1956 को। सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? केंद्र और राज्य से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को देना ही क्या कहलाता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए लगभग कितने लोगों का चुनाव होता है? 36 लाख। भारत में किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? ये हमने देख लिया पहले ही, ये भी हमने देख लिया। आगे देखिए, एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? तो ऐसी व्यवस्था जिसमें शासन का एक ही स्तर होता है उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? तो संघीय सरकार है। पंचायत समिति का गठन कैसे होता है? तो कई पंचों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। अगला प्रश्न हमने देख लिया था, उससे अगला देखिएगा, संवर्ती सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है? तो केंद्र सरकार बनाती है और राज्य सरकार, दोनों जो है वो मिलजुल करके बनाती हैं। मतलब ये अवशिष्ट होते हैं, ना तो केंद्र में होते हैं ना ही राज्य में होते हैं। भारतीय, आगे देखिए 3 से 5 अंकों वाले कुछ प्रश्न छांट करके लिखे गए हैं। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है? तो एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है, एक संवर्ती सूची है और एक अवशिष्ट विषय है। देखिए क्या होता है इनमें। प्रतिरक्षा, विदेश, बैंकिंग, संचार, मुद्रा आदि राष्ट्रीय महत्व के हैं। पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई ये प्रांतीय महत्व के हैं। शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाद, गोद लेना ये संवर्ती सूची है। और अवशिष्ट विषय वे विषय जो ऊपर से तीनों सूचियों में नहीं हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। आगे देखिएगा, स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। ये क्या करती है स्थानीय सरकारें? अनेक समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर हो जाता है, इसलिए स्थानीय सरकारें इंपॉर्टेंट है। लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि पैसा कहाँ और कैसे खर्च करना है। स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है और सत्ता में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाना और स्थानीय शासन सत्ता के विकेंद्रीकरण के अनुरूप है। भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताइए। तो भारत में बेल्जियम से मिलती जुलती विशेषता यह है कि दोनों देशों में संपूर्ण देश के लिए एक संघ सरकार का गठन किया गया है। अलग विशेषता यह है कि बेल्जियम की केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां केंद्र के 2 क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई है, जबकि भारत में केंद्र सरकार अनेक मामलों में राज्य सरकार पर नियंत्रण रखती है। अगला प्रश्न देखिएगा, 1992 के संविधान संशोधन द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकेंद्रीकरण को प्रभावी बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? तो उत्तर देखिएगा, स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना अनिवार्य है। कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा स्थानीय निकायों को देना पड़ा। संघवाद और संघीय शासन व्यवस्था क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। देखिएगा,
संघीय व्यवस्था में सत्ता केंद्रीय सरकार और अन्य सरकारों में बटी होती है। संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून बनाती है और राज्य सरकारें राज्य से संबंधित विषयों पर। दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती हैं। केंद्र और राज्य स्तर के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। भारत की भाषा नीति क्या है? तो भारत में किसी एक भाषा को राष्ट्र भाषा का दर्जा नहीं देकर हिंदी और अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। साथ ही अंग्रेजी को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, विशेषकर गैर हिंदी भाषी प्रदेशों को देखते हुए, और सभी राज्यों की मुख्य भाषा का विशेष ख्याल रखा गया है। 1992 से पूर्व विकेंद्रीकरण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। देखिए, सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतें और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी। स्थानीय संस्थाएं राज्य सरकारों के अधीन रखी गई थी। स्थानीय सरकारों के चुनाव नियत समय पर नहीं कराए जाते थे। स्थानीय संस्थाओं के पास न अपना अधिकार था और न ही संसाधन होते थे। बात करते हैं अगला प्रश्न, एकात्मक और संघात्मक सरकारों के बीच डिफरेंस। तो देखिएगा, आप सबसे पहले एकात्मक शासन व्यवस्था पढ़ लेते हैं, उसके बाद संघात्मक, तो डिफरेंस अपने आप क्रिएट हो जाएगा। इसमें केंद्र सरकार शक्तिशाली होती है, किसमें? एकात्मक में। बल्कि संघात्मक में केंद्रीय सरकार अपेक्षाकृत कमजोर होती है। इसके अंतर्गत संविधान संशोधन केंद्र सरकार कर सकती है। इसमें केंद्र सरकार अकेले संविधान संशोधन नहीं कर सकती। यहाँ पर शक्तियाँ एक जगह पर केंद्रित होती हैं, यहाँ पर कई स्तरों में विभाजित होती हैं। इसमें एक ही नागरिकता होती है, बल्कि इसमें दोहरी नागरिकता होती है। केंद्र सरकार राज्यों से शक्तियाँ ले सकती हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों की स्तरों की सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं। केंद्र और राज्यों के संबंधों में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। तो विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारें हैं। गठबंधन सरकारों के आने से केंद्र सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती। केंद्रीय राजस्व में राज्यों को दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी, केंद्र राज्य तनाव में कमी, केंद्र राज्य संबंधों में सुधार हुआ है। केंद्र राज्य की योजनाओं में राज्यों के हितों का ख्याल रखा जाता है। पंचायतों की मुख्य परेशानियों का वर्णन कीजिए। तो पंचायतों में कौन कौन सी मुख्य परेशानियां आती हैं? एक तो जागरूकता का अभाव, धन का अभाव, अधिकारियों की मनमानी, जन सहभागिता की कमी, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराना और चुनाव नियमित रूप से नहीं कराना। ये सब इनकी क्षेत्रीय समस्याएं हैं। भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। इस तथ्य को साबित करने वाले मुख्य सिद्धांतों को लिखें। तो भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, इसलिए देखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे। भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय तीनों स्तरों पर सरकारें हैं। भारत में एक लिखित और विस्तृत संविधान है। प्रत्येक स्तर की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट वर्णित हैं। संविधान में मौलिक प्रावधानों को कोई एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान की व्याख्या का अधिकार। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा जाना। वित्तीय स्वायत्तता के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के लिए अलग अलग स्रोत। तो यही सभी सिद्धांत जो है मुख्य है, जो साबित करते हैं कि भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। बात करते हैं आगे, संघवाद की किन्हीं 3 बुराइयों की व्याख्या कीजिए। तो देखिएगा, केंद्रीय सरकार का अधिक शक्तिशाली होना, संविधान संशोधन का अधिकार केवल केंद्र को ही प्राप्त होना, संसद को अधिक अधिकार होना, धन संबंधी अधिकारों का केंद्र के पास अधिक होना, केंद्र सरकार का राज्य सरकारों के मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप करना। ये सब जो है वो संघवाद की बुराइयां हैं। खैर, आपको कोई 3 ही लिखनी है। संघीय व्यवस्था की 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सरकार एक से अधिक प्रकार की होती है, सत्ता का विभाजन होता है, प्रत्येक सरकार का अपना क्षेत्राधिकार निश्चित होता है, दोनों सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। आगे देखिएगा, सरकार का एकल रूप क्या होता है? 3 विशेषताएं लिखिए। तो जब सरकार का स्तर एक होता है, इसमें इससे अलग उसकी उप इकाइयाँ होती हैं जो उसके अधीन काम करती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकार के लिए आदेश पारित कर सकती हैं। मुख्य शक्ति केंद्रीय सरकार के पास ही होती है। बात करते हैं आगे, एकात्मक और संघात्मक सरकारों के बीच 4 विभेद स्पष्ट कीजिए। तो ये भी एकात्मक और संघात्मक सरकारों के बीच जो है विभेद हमने कर लिया था, और विधायी शक्तियों का विभाजन भी हमने कर लिया था। बात करते हैं आगे, भारत में संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार राज्यों के निर्माण में सफल रही? 3 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। तो संघीय व्यवस्था भारत में राज्यों के गठन में के संदर्भ में सफल रही। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन सफल रहा, और कुछ राज्यों का गठन संस्कृति, भूगोल और जातीय विविधताओं की पहचान हेतु किया गया। भाषा नीति से संबंधित क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था। अब पढ़ लेते हैं, विकेंद्रीकरण से क्या अर्थ है? कोई 3 लाभ बताइए।
देखिए, विकेंद्रीकरण का अर्थ है सत्ता का बंटवारा, और विकेंद्रीकरण से तानाशाही प्रवृत्ति की समाप्ति हो जाती है। स्थानीय स्तर की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाता है और प्रजातांत्रिक मूल्यों को भी शक्ति मिलती है। बात करते हैं आगे। 1992 के संविधान संशोधन द्वारा हमारे देश के सरकार के तीसरे स्तर को अधिक प्रभावशाली क्यों बनाया गया? ताकि गांव, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय सरकार का निर्माण हो सके, स्थानीय लोगों को सत्ता में शामिल करके देश के विकास में सहायक बनाया जाए, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए और स्थानीय स्तर पर समस्याओं का शीघ्र निपटारा किया जा सके। भारत में पंचायती राज की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। स्थानीय स्तर पर सरकारों का गठन, समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निपटारा, समय और धन की बचत और स्थानीय लोगों को अपने जिम्मेदारी का एहसास और जागरूकता दिलाना। केंद्र और राज्यों के संबंधों में क्या बदलाव आए हैं, तो ये हमने पढ़ लिया था। आगे अगला प्रश्न है पंचायतों की परेशानियाँ। तो जागरूकता का अभाव, पंचायतों के चुनाव से गुटबंदी की शुरुआत होना, धन का अभाव, अधिकारियों की मनमानी, ये भी हमने पढ़ लिया था। संघवाद की बुराइयां भी हमने पढ़ ली थी। चलिए, ये प्रश्न थोड़ा सा रिपीट हो गए हैं, थोड़े से अलग तरीके से इनको बना करके किया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। तो इसी के साथ आपका जो ये अध्याय है ये पूरा होता है, और अगला अध्याय जो है वो हम पढ़ेंगे हमारी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।